ये आतंकवादी संगठन जो भारत में आके ये काम कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सरकार के असेट है। हिजबुल मुजाहिदीन ये लोकल कार्डर है और आज भी एक्टिव है। सबसे ज्यादा एक्टिव अभी वही हिजबुल मुजाहिदीन है और थोड़ा ड्रेडेड डेंजरस कैडर माना जाता है। और कश्मीर बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो सब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से निकले हुए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। आईसिस खुरासान है, अलकायदा है, ये सब सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी एक फिल्म आई धुरंधर, उसमें अफगानिस्तान से एक एजेंट आता है, फिर वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आपका इंटेलिजेंस से भी बहुत राब्ता रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा स्पाई कौन है? हम तो फिल्मों में देखते हैं कि लंबा चौड़ा सा आदमी है, सिक्स पैक का आदमी है, ऐसा थोड़ी होता। ऐसा नहीं होता। भीड़ में जिस पे कहीं ना नजर आपकी जा रही हो, ऐसा आदमी। इस इनकाउंटर को बहुत बड़ा एक ऑपरेशन का संज्ञा दिया गया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने खुद कहा कि मतलब उन्होंने इस पे बोला कि खुशी हमें कि हमने भारत के संसद पर अटैक करने वाले गाजी बाबा के 17 महीने के अंदर मार दिया, जबकि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अभी भी खोज रहा है, जिसको 2011 में मारा उन्होंने जाकर के एबोटाबाद पाकिस्तान में। तो और ये बीएसएफ का ही नहीं, किसी भी फोर्स का सीआई ऑपरेशन का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन ग्रेड किया गया और एक भी सिविलियन को एक गोली तक नहीं लगी, किसी को भी कोई खरोंच नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ रेडिंग पार्टी, टेररिस्ट और 12 गैलेंट्री अवार्ड 12 इस ऑपरेशन में मिला, जिसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिला, एक कीर्ति चक्र जो मुझे मिला और शौर्य चक्र बलबीर सिंह कांस्टेबल शहीद को, और 10 अफसरों और जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। और इस ऑपरेशन को एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन के तौर पे देखा जाता है। ये तो रहा गाजी बाबा की हिस्ट्री। और उसके बाद 13 साल तक जैश ए मोहम्मद लीडरशिप शांत बैठी रही, उनके पास गाजी बाबा जैसा लीडर नहीं मिला। 2003 से 2016 में जाके 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें एयरबेस पे आ गए थे आतंकवादी। जैश ने 13 साल बाद वो कांड किया। 13 वर्ष तक गाजी बाबा के चैप्टर के बाद एकदम शांति रही कश्मीर में, जैश के तरफ से, जैश आतंकवादियों की तरफ से। सर, डिफरेंट टेरर आउटफिट्स जो हैं, जो इनका मॉड्यूल क्या है, ये कैसे काम करते हैं और आप लोग कैसे पकड़ पाते हो कि ये कौन सा वाला कौन है? देखिए, ये जो पूरी कंप्लीट आतंकवादियों की जो शरबत बना है ना, शरबत तो एक ही है, यानी जो फाइनल कंटेंट है वो आतंकवादी है। लेकिन ये मैं कश्मीर बेस्ड आतंकवादी संगठनों की बात कर रहा हूँ आपसे, कि इसका पूरा स्ट्रक्चर है और पूरी आइडियोलॉजी है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान सेंट्रिक जो आतंकवाद है वो एंटी इंडिया है, हेट इंडिया के फिलॉसफी पे पाकिस्तान ने जो 80s में, लेट 80s से शुरू किया, कश्मीर को एक उन्होंने ग्राउंड बनाया। तो इसको हम 2 पार्ट में देखते हैं। कश्मीर को जो ग्राउंड बनाया, तो उस टेरर मॉड्यूल में सबसे पहला उन्होंने एक तहरीक की शुरुआत की जो कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर सेपरेटिज्म, कि भाई अलगाववाद का एक फिलॉसफी, सोच समझ लोगों के दिमाग में डाला कि भाई ये भारत से अलग होना है, हमको तो आज़ादी चाहिए। ऐसा जब शुरू किया तो कश्मीर बेस्ड पब्लिक के अंदर तो होने वाले कोई 2-3 टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे जो शुरुआत में आए, जिसमें एक JKLF था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यासीन मलिक ने जिसको हेड किया। उसके बाद HM हिजबुल मुजाहिदीन, ये लोकल कार्डर है और आज भी एक्टिव है। सबसे ज्यादा एक्टिव अभी वही हिजबुल मुजाहिदीन है और थोड़ा ड्रेडेड डेंजरस कैडर माना जाता है, कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अल-जिहाद और अल-उमर कार्डर्स थे जो बाद में डाई डाउन हो गए, इनकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि और इनका इतना ज़्यादा पकड़ नहीं था। लेकिन ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन थे जो लोकल लोगों के थे। बट पाकिस्तान ने जो अपने यहाँ से शुरू किया, इसका हिजबुल मुजाहिदीन इंडिया की धरती पर एक HUM अलग है, वो हरकतुल मुजाहिदीन था और ये हिजबुल मुजाहिदीन है। ये लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है HM।
और अल जिहाद अल उमर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, 4। इसके पीछे ये था कि कश्मीरी यूथ को कैसे इंटीग्रेट करना है। इंडिया से जब वो एक्सफिल्ट्रेट होके आएंगे पीओके साइड में तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको कैंप्स में रखना, उनका पूरा हथियार की ट्रेनिंग, दौराए आम, दौराए ख़ास, दौराए ज़रूरत, जो उनका 3 फेज़ होता है, इन फेज़ की ट्रेनिंग देना, उनको वेपनाइज करना, उनको टैक्टिक्स सिखाना और किस तरह से लोकल पॉपुलेशन में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट को मिक्स करना। तो शुरू के दिनों में उन्होंने लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट नहीं रखा। उनको लगता था कि लोकल लड़के हैं, कभी फैमिली कंसिडरेशन हुआ है टूट जाए, कभी इनको घर याद आ जाए, परिवार याद आ जाए, फैमिली याद आ जाए, तो ये कहीं विड्रॉ न कर जाएं, सरेंडर न कर जाएं, हथियार न छोड़ दें। तो हर टेरर आउटफिट के अंदर पाकिस्तानी होता था, वो एक बाइंडिंग फैक्टर था, वो बांध के रखता था और किसी को निकलने नहीं देता था चंगुल से। तो शुरू में देखा जाए तो इनका भी काफ़ी स्वागत हुआ और इन ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ऊपर थे हरकतुल मुजाहिदीन था, HUM, हुजी हरकतुल जिहाद इस्लामी इंडिया, हुजी आई, हुजी बी, आपको बताऊं हुजी बांग्लादेश भी एक है, हुजी नेपाल भी है जो इन एरियाज़ में एक्टिव रहे हैं, बट हुजी अपने आप में एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अल फतह फोर्स, AFF, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स, तहरीकुल मुजाहिदीन, जमायतुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा तो 80 में बन गई थी, और जैश इन्हीं लोगों का ही ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बाद में इंटरनेशनल बैन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने 2001 में नया नाम रख लिया, 2001 में। तो ये टेरर आउटफिट्स अपने नाम चेंज करते रहते हैं, इसलिए चेंज करते हैं कि जब इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल आतंकवादी घटनाएं ये करते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर कोई न कोई सैंक्शन लगता है, प्रतिबंध लगता है। जैसे कि आपको पता है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ी, क्योंकि कहते हैं ना जब अपने ऊपर पड़ा तो अमेरिका को पहली बार पता लगा वर्ल्ड में आतंकवाद होता क्या है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में 1267 उनकी जो वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन में ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन बैंड ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में डाले जाते हैं, जिससे इनके ट्रैवल पर प्रतिबंध लगता है। वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रैवल किए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे। इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी क्राइम में कवर किया जाता है। तो लश्कर तोयबा बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो जैश ए मोहम्मद इंटरनेशनली बैंड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लेकिन आप देखिए मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए चाइना ने वीटो लगाया। चाइना ने उस पर साइन नहीं किया बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान। जैश प्रतिबंधित है, जमायतुल मुजाहिदीन प्रतिबंधित है, इवन लेफ्टिस्ट कई ऑर्गेनाइजेशन है प्रतिबंधित हैं। पंजाब बेस्ड बहुत सारे आउटफिट हैं, बबर खालसा इंटरनेशनल BKI, उसके बाद सिख यूथ फेडरेशन है, जो वहाँ के टेरर आउटफिट्स हैं जिन्होंने आतंकवाद में हिस्सा लिया, LTT है। तो ये सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली बैन किए जाते हैं किसी न किसी क्लाज और रेजोल्यूशन के तहत, और उसमें वेरियस कंट्रीज के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारे टेररिस्ट भी हैं, आपके टेररिस्ट भी हैं। तो ये एक आउटफिट है टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, और कश्मीर बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो सब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से निकले हुए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। आईसिस है, आईसिस खुरासान है, अलकायदा है, ये सब सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इन दोनों के ऑपरेटिव्स एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं, एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं, एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में भी करते हैं, एक दूसरे के राइवल भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, कोलैबोरेशन में भी करते हैं। ये सारे इनके कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो ये सब वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरे हैं, वर्ल्ड पीस के लिए सब डेंजरस हैं, सब खतरे हैं, और इन सब के हाथ खून में रंगे हुए हैं। इन्होंने कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों की किलिंग्स की हैं, मास किलिंग्स की हैं, कम्युनिटी किलिंग्स की हैं। होलोकास्ट कश्मीरी ब्राह्मण्स का जो होलोकास्ट कश्मीरी का हुआ आपको पता ही है। तो दुनिया के अंदर ये सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन इसी एक फंडामेंटल बेसिस पे काम करते हैं। और आईसिस खुरासान, आईसिस अलकायदा, आईसिल, ये तो इंटरनेशनली प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि दुनिया के लगभग मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उन्होंने बैन कर रखा है। लेकिन ये बीच बीच में नाम भी चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है लश्कर तोयबा प्रतिबंधित है,
लेकिन पहलगांव केस जब उसने किया तो नाम दूसरा आया, जिसको कि उन्होंने की फासिस्ट फोर्स, दी एंटी फासिस्ट फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स, दी रेसिस्टेंस फोर्स, टीआरएफ के नाम से उन्होंने क्लेम किया। टीआरएफ मीन्स दी रेसिस्टेंस फोर्स। ये क्या है? लश्कर का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी मेरा नाम तो बैन हो गया, मैं नाम बदल के दूसरे से वही काम करूंगा। इसी तरह से TAFF जैश ए मोहम्मद का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है करेंटली इस समय आज के तारीख में कश्मीर में। तो TAFF और TRF ये लश्कर और जैश के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये नाम बदलना बहुत मायने नहीं रखता। फाइनली दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द सेम आउटफिट एंड दे आर डूइंग द सेम जॉब। ये इनका मॉड्यूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सर जैसे ये लोग कश्मीर में इस तरफ काम करते हैं, भारत पाकिस्तान जी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है जी। अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। वहाँ का क्या सिनेरियो? देखिए, ये पाकिस्तान तो इंटरनली भी फाइट कर रहा है टेररिज्म से। जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ऑलमोस्ट 9 इयर्स, उन्होंने खुद अपने मेमोयर, अपने किताब में लिखा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यहीं का ये आतंकवादी संगठन ही है। तो पाकिस्तान एक तो सूबों में बंटा हुआ है। पाकिस्तान इज़ ए बैडली डिवाइडेड कंट्री। आपको पता है खैबर पख्तूनवा एक अलग ही कहानी है, उसके बाद सिंध एक अलग कहानी है, पंजाब अलग कहानी है, बलूचिस्तान एक अलग कहानी है। तो पाकिस्तान तो विद इन इंटरनली भी बंटा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी भी अंदर बहुत बुरी तरह से बटी हुई है। तो सेक्टोरियन डिवीजन पाकिस्तान के अंदर बहुत है। यानी कम्युनिटी, कास्ट, उनके ट्राइबल के आधार पर भी पाकिस्तान डिवाइडेड है। और ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी इन डिवीजन से बड़ा सीधा लिंक है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और आतंकवादी दोनों एक दूसरे से हैंड टू ग्लव है। और ये बात ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख भी ली होगी। तो पाकिस्तान का जो हिपोक्रेसी है वो पहली बार एक्सपोज हुआ ओपन पब्लिक ग्लेयर में, तब जब बहावलपुर में इंडिया ने जो एक एग्रेसिव एक्शन लिया, उसमें मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के नमाज जनाजा में पाकिस्तान मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर देखे गए यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी झंडे के साथ उनको फराज अकीदत अदा कर रहे थे। ये तो पब्लिक ग्लेयर में सारे वीडियो अवेलेबल है। इससे क्या जाहिर हुआ कि जो लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान कहता था ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है जो जाकर के भारत के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं। वहाँ की सरकार कैसे कुछ लेना देना नहीं, वो कहते भाई हम डिसोसिएट करते थे कि स्टेट एक्टर नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या प्रूव हुआ कि ये आतंकवादी संगठन जो भारत में आके ये काम कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सरकार के असेट है, ये उनके असेट है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पाकिस्तान अपने असेट के तौर पे भारत के खिलाफ यूज करता है। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन से खुद को डिसएसोसिएट करे, और ये करने की कोशिश की थी 2004, 5, 6 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, जनरल परवेज मुशर्रफ के खुद के कारकेड के खिलाफ 3 बार बॉम्ब अटैक हुआ था इन्हीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वो तो आर्मी के थे जो कंट्रोल करते थे। वो इसीलिए किया कि एक फेज था ऐसा, वह ऐसा जनरल था और ऐसा प्रेसिडेंट था कि भारत के खिलाफ वो कारगिल का आर्किटेक्ट भी था। भारत से उसके डिफरेंसेस या भारत के प्रति उसके अपने नजरिए अलग थे, लेकिन उसको भी पता था कि इन आतंकवादी संगठनों का फलना फूलना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है। और जब उसने नकील कसने की कोशिश की तो इन्होंने 3 बार उसको अटैक किया। अब आप जो 3 टेररिस्ट हमने छोड़ा था यहाँ पे अपने कंधार में, उसमें एक सैयद मोहम्मद उमर शेख भी था। सैयद मोहम्मद उमर शेख गिरफ्तार हुआ था नेहरू प्लेस में। शाम को अपना कोई इक्विपमेंट ठीक कराने आया था। दिल्ली पुलिस किसी चोर का पीछा कर रही थी, तो इसको शक हुआ कि मेरा पीछा कर रही है। ये लड़खड़ा के एक बैरियर पे गिर गया, फायरिंग भी हुई, उसके टांग में गोली लगी और सफदरजंग अस्पताल में एडमिट भी था। बाद में तिहाड़ जेल दिल्ली में ये भर्ती रहा।
यह आदमी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ था, LSC। पाकिस्तान बॉर्न ब्रिटिश नेशनल सैयद मोहम्मद उमर शेख। सोचिए, फर्स्ट टाइम ट्रेवल्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू दिल्ली बाय एयर। पहुंचने के दूसरे दिन उसने दोस्त बना लिया लाल किला के पास। आगरा जाने वाली टूरिस्ट बसों में वो रेगुलर जाता था कि फॉरेनर को मैं लपेटूंगा। और 2 दिन आगरा गया और 2 दिन आगरा से लौटा। इजरायली, अमेरिकन, ब्रिटन, नॉर्वेजियन सबसे दोस्ती कर ली, क्योंकि LSC का पढ़ा हुआ था तो उसका ब्रिटिश एक्सेंट की इंग्लिश बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़गंज में होटल में कमरा लिया। आप उमरता फिल्म देखिएगा, जी जी। हिंदी की उमरता और इंग्लिश का माइटी हार्ट। माइटी हार्ट जोला भट्ट की पिक्चर है और ये वो हॉलीवुड पिक्चर है। और उस पिक्चर में इसका कैरेक्टर देखिएगा, इसमें राजकुमार राव ने एक्टिंग किया है। उमरता में, उमरता में। मेहता की फिल्म है। हाँ वो जस्ट एक स्टोरी नरेट करता है। उस टेररिस्ट को देखिए कि जब वो छूट के गया मौलाना मसूद अजहर के साथ, ये अटैक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उसी ने प्लान किया था। और यही वो आदमी है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट डैनियल पॉल का गला काट के मर्डर किया था। और गला काट के मर्डर करने के बाद सोनी हैंडीकैप पे उसकी वीडियो बनाई थी, खुद बनाई थी। और उसके अंदर वीडियो लोड करके और पाकिस्तान मीडिया के एक रिसेप्शन सेंटर में वीडियो पकड़ा के आ गया था। वो पूरा हैंडीकैम कैमरा पकड़ा के आ गया था। सोचिए 21 टाइप के किलर्स थे। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने किताब में लिखा है कि एक बिल्ली की 100 जिंदगी होती है, लेकिन मेरी 101 जिंदगी थी, क्योंकि हर अटैक में बच गया। वो तो सबसे 9/11 अगर ना होता तो कहानी कुछ और होती। वर्ल्ड ऑर्डर भी कुछ और होता। 9/11, हाँ, डिक चेनी ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी ने कॉल किया। बुश उस समय राष्ट्रपति थे। और जब 9/11 हुआ तो उस समय जॉर्ज बुश किसी और स्टेट में गए हुए थे विजिट के लिए, और उनको एडवाइस किया गया कि आप वापस पेंटागन अभी मत आओ, 2-4 दिन बाहर ही रहो। लास्ट में उनको आना पड़ा। वो बोले मैं प्रेसिडेंट ऑफ USA हूँ, अगर मैं लौट के न्यूयॉर्क नहीं आऊँगा पब्लिक क्या बोलेगी। क्योंकि पता नहीं था, अलकायदा पता चला चौथा जहाज व्हाइट हाउस पे डाल दे, कुछ कह तो सकते नहीं थे। इतने डर गए थे अमेरिकन उस अटैक के बाद। और उसके पायलट मोहम्मद अट्टा को $1,00,000 उस समय ट्रांसफर हुआ था। इसी सैयद मोहम्मद उमर शेख के कहने पर इसने फिरौती ली थी, कलकत्ता से पैसा गया था। पार्था प्रतिम राय जो खादिम शू का ओनर था, उससे इन्होंने रैंसम पैसा वसूला, जो किडनैपिंग हुई थी, जिसकी $1,00,000 बताई गई थी। अमेरिका में जो पायलट अटैक किया उसके फैमिली के कॉम्पनसेशन के लिए जेल में बैठे बैठे इसने उमर शेख ने किया था, वो पैसा ट्रांसफर किया था। सोचिए किस लेवल का टेररिस्ट था। तो ये तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया। और वहां भी देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ऐसा देश जिसके 2 प्राइम मिनिस्टर एक ही जगह मारे गए। लियाकत अली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मारे गए, ही वाज किल्ड, फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान। और जहां मारे गए उसका नाम लियाकत बाग रखा गया। और बेनजीर भुट्टो कहाँ मारी गई? सेम लियाकत बाग में मारी गई। में ही वो 2 PM एक ही जगह मारे गए। लियाकत बाग में गोली लगी, यानी 2 मर्डर। जिस देश में पहला राष्ट्रपति निर्वासित हो गया, फर्स्ट राष्ट्रपति को इनको भेजना पड़ा जाकर के, वो यूरोपियन कंट्री में रहा लंदन और लास्ट में जब मरा तो उसकी डेड बॉडी के लिए ईरान के शाह ने प्लेन भेजा था। उसकी बॉडी ईरान में आई और वहां पर दफनाया गया। मरने के बाद उसको 2 गज जमीन भी पाकिस्तान में नहीं मिली। 2 PM उन्होंने एक ही पार्क में मारे। उस कंट्री का पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, सोचिए 1947 में आजाद हुआ देश। इंटरनली पाकिस्तान कितना डिवाइडेड है कॉन्फ्लिक्ट में। टेरर मॉड्यूल को वो खुद पैदा करता है, खुद ट्रेन करता है। और अगली बात देखिए कि ऐसा देश जो आतंकवादी भर्ती करने के भी पैसे लेता है, उसको ट्रेन करने के लिए भी अमेरिका से पैसा लेता है, UAE से पैसा लेता है, हथियार लेता है, उसको अफगानिस्तान के अंदर सन 80 से सन 90 रशियन फोर्सेस के खिलाफ यूज करने के लिए पैसा लेता है। और लास्ट में 9/11 जब होता है तो अलकायदा के जितने टॉप टेररिस्ट हैं उनको पकड़वाने के लिए भी अमेरिकी डॉलर लेता है। 10 लाख $, $1 मिलियन, जितने अल-लीबी से लेकर के जितने बड़े बड़े
अलकायदा के टेररिस्ट थे, इजिप्ट के थे, यमन के थे, जितने इस्लामिक कंट्री के जो लोग अलकायदा में आकर के ज्वाइन किए थे अफगानिस्तान में रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट, उसका भी पैसा लिया। ओसामा बिन लाडेन को लाए, ओसामा बिन लाडेन मारा गया लास्ट में, उसका भी पैसा। यानी टेरर एक खेती है पाकिस्तान के लिए, और यही काम इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर किया। और अफगानिस्तान की इन्होंने अपना माना कि भाई हमारा बैकयार्ड है, अफगानिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक स्पेस है। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने तालिबान, टीटीपी को भी इन्होंने किया, टीटीपी को भी तो इन्होंने तैयार किया। और किसने तैयार किया? आज के तारीख में टीटीपी क्या कर रही है इनके साथ? तो कहने से अगेंस्ट हो गई है, इन्हीं से अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि आप जो है खैबर पख्तूनवा का मुद्दा कैसे सुलझा लेंगे? वो मानते ही नहीं डूरन लाइन, डूरन लाइन को तो बॉर्डर नहीं मानते, बोले वो तो हमारा मुआहिदा बिल्कुल अलग था, हमारे किंग ने किसी ज़माने में आपसे एग्रीमेंट किया था, वी डोंट हम उसको तकसीम ही नहीं करते। और आज की तारीख में इनकी 3 मीटिंग हो चुकी तालिबान लीडरों से, किसी दोहा से लेकर के हर जगह किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। तो दे आर नाउ यूजिंग देयर फोर्स। ऐसा ही समझ रही थी अफगानिस्तान के अंदर जाके, और जब अमेरिकन्स गए, अमेरिकन 21 में गए हैं ना, 21 में, जी जी, तो वो देश देखिए कि उस देश 10 साल तो रशियन फोर्सेज बैठी रही, 80 से 90 तक, 90 से लेके अमेरिकन्स बैठे रहे 2001 9/11 तक ये इनकी सरकार रही, तालिबान वाली। तालिबानी ने जब 2001 में 9/11 किया अलकायदा ने, तो फिर यूएस फोर्स आ गई और 20 साल बैठी रही, और 2001 में आनन फानन में सब छोड़ छाड़ के वापस चले गई। ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ थे, विजिट किए थे, उनको लगा कि तो अमेरिकन जा रहे हैं, तो अब तो अफगानिस्तान में हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर हमारा बड़ा भारी एहसान है। हमने रशिया इन्वेजन के टाइम में भी हमने इनका साथ दिया, अब अमेरिकन्स के पीरियड में भी हमारी ही चली, अब ये चलेगा तो हमारी चलेगी। अफगानिस्तान कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहा है, अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं रहा है, तो अब हिस्ट्री आपको बताती है अफगानिस्तान हमारा ही पार्ट रहा है। और आइडियोलॉजिकली देखिए, कल्चरली देखिए, हिस्टोरिकली देखिए, तो दे हैव बीन वेरी क्लोजर टू अस, और हमारे से करीब ज़्यादा रहे हैं। पाकिस्तान की क्या एंटिटी है, तो 47 में बना है ना, और वो तो उनके तो पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा रहा है ना। जी जी। तो यहाँ पे एक बड़े पशोपेश वाली स्थिति है इस समय इसको फील्ड मार्शल मुनीर के लिए, कि वो अफगानिस्तान को कैसे डील करते हैं। और अफगानिस्तान इस समय वैर भाव छोड़ करके जो भारत के साथ उसके संबंध चल रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो बड़े अच्छे हैं। और भारत का अफगानिस्तान के साथ जो डिप्लोमेसी है वो अपने जगह पे बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी चल रही है। और कुछ महीने पहले उनकी लीडरशिप भी हमारे यहाँ आई थी, उनके रक्षा मंत्री आ चुके, उनके विदेश मंत्री आ चुके, और इंडिया ने उनका बड़ा दिल खोल के स्वागत भी किया है। और भारत अभी अगर ईरान अमेरिका से बातचीत करके अगर चबहार वाला वो मुद्दा अगर सेटल कर लेता है, तो जो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं। कराकोरम वाला एरिया उन्होंने ऑलरेडी चाइना को दे दिया, वहाँ उन्होंने हाईवे बना लिया, तो हमारा वो एक्सेस बंद है। तो भारत इस समय निश्चित रूप से जितना इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है इस ऑक्यूपेशन के दौरान इंडिया ने भी अफगानिस्तान के अंदर बहुत काम किया है, बहुत काम किया। वहाँ पर कंप्लीट एजुकेशन के क्षेत्र में उनकी पार्लियामेंट बना के दी है, डिफेंस सेक्टर में, वाटर रिजर्वायर, एनर्जी सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान के अंदर। इतनी चीज़, इतना कल्चरली इंडिया कनेक्ट हुआ है दोनों के बीच। एक तरह से देखा जाए तो जो आइस जमा हुआ था डिप्लोमेटिक रिलेशन में वो पिघल गया, और उसका भी अभी देखा जाए तो उसका कॉन्सुलेट भी अनऑफिशियली उनके रिप्रेजेंटेटिव भी रहना शुरू कर दिए। अभी हाल की ही बात है, भारत के भी वहाँ पे हैं। तो इंडिया अफगानिस्तान का तो कल्चरल रिलेशनशिप और वो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब है उनका टीटीपी के साथ इस समय एग्रेसिव सिचुएशन चल रही है। टीटीपी 2 चीज़ के लिए मशहूर है, सुसाइड बमिंग। जब टीटीपी कह रहे तहरीके तालिबान पार्टी, जी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, सुसाइड बमिंग, ये तो पूरा कैंटोनमेंट हिल गया था इनका। आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो कांड कर रहे हैं, कितनी संख्या मार रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को। उनका तो एक आदमी बम बांधे घुस जाएगा कैंप में, क्या फ़र्क पड़ना है। अफगानिस्तान के लिए कौन सी नई बात है। अब जब अफगानिस्तान की बात चल ही रही है, तो अभी एक फिल्म आई
धुरंधर, उसमें अफ़गानिस्तान से एक एजेंट आता है, फिर वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आपका इंटेलिजेंस से भी बहुत राब्ता रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट वाइज तो हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के इंटेलिजेंस को जनरेट करना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं। और बिना एडवर्सरी के बीच में घुसे हुए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो एडवर्सरी के बीच में घुसने के तमाम तरीके हैं। जिस फिल्म का आपने नाम लिया है उसमें एक ऐसा चीज़ दिखाया है कि फिजिकली कोई आदमी, फिजिकली एक कैरेक्टर है जो उस टीम में घुसता है वहाँ की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो इंटेलिजेंस की दुनिया में भी ऐसे ही घुसा जाता है। और ये बड़ी आम बात है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग घुसते हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो उसका पार्ट तो बनना पड़ेगा। हाँ, फिल्म जब बनती है तो फिल्म थोड़ी सी क्रिएटिव होती है, उसमें उनको एक सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम भी होता है, एक व्यूवरशिप भी तैयार करनी होती है, लोगों के मनपसंद का एक थोड़ा मसाला भी बनाना होता है। तो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस आपको ये पर्दे पर कुछ अलग दिखती है, कुछ ज़्यादा कह लीजिए कि एक इंटरटेनिंग दिखती है। एंटरटेनिंग है और एक थोड़ी सी रियलिस्टिक पैरामीटर से थोड़ी बाहर भी हो जाती है। लेकिन जो बेसिक फंडा है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल सही है कि घुसा तो इसी तरीके से जाता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको करना पड़ता है, और बिना उसको किए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि कितना भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, पता था उसामा बिन लादेन एबोटाबाद में है, फाइनल कंफर्मेशन उन्होंने किससे लिया? डॉक्टर अगर नहीं गया होता, जिस डॉक्टर ने फिजिकल इन्फॉर्मेशन दिया कि उसामा बिन लादेन अंदर है, हाँ ये आदमी इस टाइप का है अंदर, तब तक यूएस फोर्सेस ने अटैक नहीं किया। फाइनल कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो कंफर्मेशन इंसान ही देगा। आप रिसेंट इजराइल और ईरान का देख लीजिए। ईरान ने सब कुछ यूज किया, लेकिन ईरान जरूर कोई न कोई अपना तंत्र, इजराइल अपना कोई न कोई तंत्र ईरान के अंदर पक्का छोड़ रखा होगा, जो उस चीज़ का फाइनल कंफर्मेशन देगा कि भाई हाँ गो अहेड। वो ह्यूमन माइंड ही कर सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिलायबल कोई माइंड नहीं है। टेक्नोलॉजी एक्यूरेट है, लेकिन इंफॉर्मेशन ह्यूमन माइंड सबसे तगड़ा है। एक फिल्म तो आप पर भी बनी, आपका कैसा अनुभव रहा उस फिल्म से जुड़ने का? फिल्म मतलब देखा जाए तो कोई जिंगोइज्म नहीं है उसमें, काफ़ी कुछ रिसर्च करके उन्होंने कोशिश की है कि फैक्ट बेस बनाएं। 65 to 70% तो है जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो हुआ एग्जैक्टली लगभग उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की। कुछ चीज़ें उन्होंने इमेजिनेशंस की डाली हैं, कुछ अपने इंट्रोगेशन में अपने तरीके के सवाल डाले हैं। लास्ट में थोड़ा फाइट सीन उन्होंने लांग दिखाया है, जबकि फाइट सीन एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअल में इतना लंबा नहीं हुआ था। कितना लंबा होता? आई थिंक टोटल कहानी 4 मिनट में ख़त्म हो गई थी, 4 to 5 मिनट में टोटल कहानी। और एक्चुअल इनकाउंटर होता ही इतने दिन में है, क्योंकि जिस हथियार का आप यूज़ करते हो 450 राउंड तो 1 मिनट में फायर करता है। 100 राउंड 450 राउंड इन 1 मिनट, दैट इज द स्पीड ऑफ द फायरिंग। उसके बाद एक छोटे से जगह में जितना होना है उतनी देर में हो जाएगा। एक्चुअल इनकाउंटर ऐसा ही होता है कि जिसको कहते हैं ना कि चट से गए और पट से हो गया टाइप। अब उसमें आपका 1.5 मिनट लगे, 2.5 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, जो एक्चुअल फाइट है इतनी ही हुई। फिल्म में थोड़ा लंबा दिखाया क्योंकि एक्चुअली उनको वह सीन दर्शकों के हिसाब से उतना दिखाना था। और उन्होंने रिसर्च अच्छा किया था, खास करके जो पिस्टल शूटिंग गैंग को ब्रेक करना, ग्रेनेड थ्रोवर्स के ग्रुप को ब्रेक करना, लोकल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए अपने जो दोस्त क्रिएट करना, ट्रस्टेड लोगों को अंदर से बिल्टअप करना अपने पर्पज़ के लिए, ये बहुत अच्छा दिखाया है। और जो डिकोडिंग, क्योंकि तब कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो टेक्नोलॉजी के नाम पे तो सब ज़ीरो था। गाज़ी बाबा बल्कि टेक्नोलॉजिकली हमसे ज़्यादा एडवांस था,
तभी तो उसने सीसीटीवी लगा रखी थी, उससे पहले तो यहाँ हम पता बात नहीं। कर रहे हैं इमरान हाशमी वाली ग्राउंड जीरो की, Exactly. जिसमें इमरान हाशमी ने आपका ही कैरेक्टर जी प्ले जी किया है। जी, बिल्कुल उसी की बात हम कर रहे हैं। तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो क्या होता था, एक जुगाड़ शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, और भारत का जो जुगाड़ तंत्र है वो अपने आप में पूरी दुनिया में माना जाता है। जब कुछ ना हो तो कोई न कोई जुगाड़ निकल आता कोई है। न कोई जुगाड़ निकाल लीजिए। तो यहाँ का आदमी बड़ा जुगाड़ी होता है। तो यही काम हम लोग भी करते थे कि उनके टेररिस्ट से सीज किए हुए वायरलेस सेट्स, उनको अलग अलग चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लगा के, और हम पूरे कमरे में सेट कर रखे थे, उनके बकवासनामा सुनते रहते थे। उनके दिन भर गालियां थी वो भी लिखते रहते थे, सुनते रहते थे। आदमी जब कंटिन्यूअस सेट पे वार्तालाप करेगा तो कोई वो प्रिंट क्लू छोड़ेगा दे ना, के ही जाएगा। कोई न कोई ट्रेस छोड़ेगा। बट वो ट्रेस इतना वैल्यूएबल हो सकता है ये तब नहीं पता था, क्योंकि उसी ट्रेस में जो डिप्टी चीफ पाकिस्तानी, जिसको 28 तारीख को सुसाइड अटैक करना था, उसने एक जगह ये बात मेंशन की, एक किलिंग किया था आर्मी के 3 लोगों की। किलिंग के बाद वो भाग रहा था, ही वाज इन प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग। बॉर्डर से? नहीं, अंदर श्रीनगर सिटी में ही अच्छा, किसी एक पॉइंट ए पे उसने किलिंग की और वहां से भाग रहा था। तो भागते समय वो वायरलेस सेट पे गाजी बाबा को कॉम्प्लायंस दे रहा था कि 3 मुर्गे टपका दिए। तो वो हमारे कन्वर्सेशन में था, तो हमने लिख दिया भाई इतने बजे इस कॉल साइन वाला बोल रहा है 3 मुर्गे टपका दिए, यानी। और उस किलिंग में हम गए थे बाद में, हमने बॉडी वहाँ से हम ही ने हटाई। तो अब हमको पता भाई इतने बजे इतने तारीख को ये बात कही। अच्छा, ग्राउंड पे वो घटना सही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टेररिस्ट पकड़ा गया जो उस घटना से कनेक्ट हो रहा है, तो हमारे लिए वो कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जब रिपोर्ट दे रहा था तो अपना कोई कॉल साइन देगा। जैसे आप किसी से बात करेंगे तो कहेंगे मैं ए बोल रहा हूँ, बी बोलेगा मैं बी बोल रहा हूँ। तो उसने कहा मैं 07 बोल रहा हूँ, हमने लिख लिया था मैं 07 बोल रहा है। इंट्रोगेशन में हमने निकाल लिया यही 07 है। तो अगर तुम 07 हो तो उस दिन की घटना भी तुम्ही ने की है, तो हियर टू एक्सेप्ट क्या हमने ने किया है। फिर हम लोग सिर्फ मान नहीं लेते, हम उससे फिर उसको उसके घटनाक्रम को उससे रिक्रिएट कराते हैं। उससे कहीं मैंने कहा कहीं प्रेशर में ना एक्सेप्ट कर रहा हो तो टाइम बताओ, दिन बताओ, तुम जब गए तो तुम कहाँ खड़े थे, वो तीनों लड़के कहाँ परचेजिंग कर रहे थे, उनकी पोजीशन क्या थी, क्या वेपन यूज़ किया तुमने, कितने राउंड फायर किए, कौन सा मेक का वेपन था। तो हमारे इंट्रोगेशन में ये सारी चीज़ आती है। तो ये सब हम लोग डिटेल लिखते रहते थे। बट इतनी छोटी छोटी डिटेल इतने बड़े ऑपरेशन को क्रैक करने में इतनी मदद करेगी ये नहीं पता था। तो वो जुगाड़ बड़े काम आया। ऐसे ही हमारे पास जब्त की हुई गाड़ियाँ थी सिविल की, उसको कोर्ट से हम लोग जिम्मेनामे पे ले रखे थे, उनको इस्तेमाल करते थे अंडर कवर ऑपरेशन के लिए। अंडर कवर ऑपरेशन बहुत ओपनली अलाउड नहीं था, लेकिन लिमिटेड अलाउड था। अपने सीनियर ऑफिसर को बता के आईजी लेवल पर इंफॉर्मेशन रहती थी। तो अंडर कवर ऑपरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। एक आध दफ़ा टेरर ग्रुप में भी घुस के ऑपरेशन किए, रिस्की ऑपरेशन था। शाम तक होश गुम थे कि सही सलामत सब लोग घर आ जाएं, नहीं तो पता चला कि हम लोग क्या ना कि 0 एरर सिंड्रोम में काम करते हैं। भाई कुछ भी करो गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी करो नुकसान नहीं होना चाहिए। बट जब आप जिसको कहते हैं ना एक कोर इंटेलिजेंस में घुसते हैं तो ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं। ऐसे रिस्क से कभी नुकसान भी हो सकता है। बट आपने फिल्म की चर्चा करी, उसमें वो जो हमजा मजारी है वो कई जगह नुकसान सह रहा है, कई जगह वो सेटबैक को देख रहा है, कई जगह वजह से हो रहा है, कई जगह पिट भी रहा है, उसकी शरीर की प्रताड़ना भी हो रही है। तो उसको अपनी पोजीशन जाहिर नहीं करनी है। अगर वो रिएक्ट कर गया तो मेरी समझ से अच्छा स्पाई नहीं है। अच्छे स्पाई के लिए तो दूध में पानी जैसे मिक्स होता है ऐसे ही उसको मिक्स होना पड़ेगा, और चाल ढाल। ये बहुत अच्छा अचानक से ये सब्जेक्ट उठ गया। हाँ। अच्छा स्पाई कौन है, कैसे बनता है? बहुत मुश्किल काम है अच्छा स्पाई। हम तो फिल्मों में देखते हैं कि लंबा चौड़ा सा आदमी है, 6 पैक का आदमी है, ऐसा थोड़ी होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा स्पाई सबसे बड़ा अनएज्यूमिंग होना चाहिए।
अनएज्यूमिंग कैरेक्टर कैन बिकम अ वेरी गुड स्पाई। आप रास्ते में चल रहे होते हैं, अचानक एक 6.5 फीट का आदमी दिख जाता है, दिखा है तो आपकी नजर उस पर पहले पड़ती है। तो पहली बात है कि ये तो नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये मोस्ट अनफिट पर्सन है, स्पाई नहीं बन सकता। स्पाई फिजिकली उस भीड़ में जिस पे कहीं ना नजर आपकी जा रही हो, ऐसा आदमी, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये होनी चाहिए कि ही शुड नॉट बी awkwardly डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पर्सन। आप समझ रहे हैं, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसका बड़ा आतंक था, तो हमें उसके बारे में खाली 2 क्लू मिला था। एक क्लू मिला था कि बहुत लंबा है, 6 फीट से ज़्यादा। दूसरा क्लू था चलता है तो दाहिना कंधा झुका के चलता है। और एक और क्लू था कि उसका होठ दाहिने वाला थोड़ा लटका रहता है। तो हम आलमबाग मार्केट में 20 दिन मेहनत किए और हमको मिल गया पाकिस्तानी। हम रोड जो है अंडे और चिकन के पकौड़े की दुकान थी, ये पता था इसी एरिया में रहता है। सिविल कपड़ा में हम लोग वर्क करते 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 एक दिन एक ऐसा आदमी दिखा जिसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक दिख रही थी। ही हैपन टू बी पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो जो ये आदमी होना चाहिए, उसका लुक बड़ा अनएज्यूमिंग होना चाहिए, awkwardly लंबा ना हो, awkwardly छोटा ना हो, तो नजर में ना आए। नजर में ना आए। उसके बाद उसकी कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, बहुत आप ट्रेनिंग देके उसे नहीं बना सकते। उसके अंदर एक अच्छे इस तरह की एक भूख हो, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत लंबा है और जान जाने का खतरा है, टॉर्चर होने का खतरा है। एनिमी के हाथ में पड़ गया तो जिंदगी खत्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये भी एक जुनूनी, इसको जुनूनी बोलते हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी काम के लिए पैदा हुआ है, जो होगा सो होगा। लैंग्वेज एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है उसका। लैंग्वेज इज़ ए वेरी बिग टूल टू बिकम अ गुड स्पाई। ही शुड बी a very patient listener and very smart communicator। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिजिकली बहुत टफ होना चाहिए, एडवर्स परिस्थिति में मतलब वो घंटों दिन हफ्ते निकाल दे, ऐसा आदमी होना चाहिए। एक पता चला कि बहुत फिनिकी है, लाइफ की नीड उसकी बड़ी लंबी चौड़ी है, उसकी विश लिस्ट बड़ी लंबी अनएंडिंग विश लिस्ट है, तो ऐसा आदमी सिपाही बन ही नहीं सकता। और कंटिजेंसी को कवर करने वाला, बहुत सारी परिस्थिति होती है कि आप एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मौके आते हैं कि एट द टाइम ऑफ रेकनिंग स्कीम आपको उस टाइप से मिलती नहीं है। यानी जो शतरंज के मोहरे हैं वैसे बिछे नहीं मिलेंगे जैसा आप सोच के आए, जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप को कंटिजेंसी, लास्ट मोमेंट में सिचुएशन को हैंडल करने की आपके अंदर ज़बरदस्त क्षमता होनी चाहिए। और आई थिंक ये सारी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो प्रोफेशनली तो चलिए उसको पता ही है, कवर स्टोरी और उसके पास लैंग्वेज उतना तो तैयार करके ही उतना तो भेजते तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ भी सवाल हो तो कम से कम आप उसका जवाब दे सको। रिस्क पूरा है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत फेमस राइटर हैं बॉम्बे के, तो इन सब चीज़ों पे लिखते रहते हैं। तो उनकी किताब में था कि जब किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, अगर बीएसएफ ने पकड़ लिया या किसी एनआईए ने पकड़ लिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पकड़ लिया और उसका इंटरोगेशन हो रहा है, इंटरोगेशन में वो टूट बहुत जल्दी जाता है, ये सच है? टूटता है, सही बात है। आप मारिया सर की किताब का शायद रेफरेंस तो नहीं दे रहे हैं? मैं उसी का दे रहा हूँ। देखिए मैंने पढ़ा, मैं उनको जानता भी हूँ। एटीएस चीफ थे तो एनआईए के दिनों में आया करते थे। तो राकेश मारिया सर इज़ डेफिनेटली ए वेरी रिप्यूटेड पुलिस ऑफिसर। तो टूटने की जो बात आप कह रहे हैं ये सही है, लेकिन सब नहीं टूटते। टूटने के लिए 2 चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। किसी टेररिस्ट का आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ है उस आतंकवादी को जिसको आप पकड़े हैं, वो उतना ही आपसे बात करेगा जितना उसने असेस किया है कि आपको पता है। यानी हमें लगता है कि हम इसका इंट्रोगेशन कर रहे हैं,
साथ साथ वो भी हमको जज करता है, वो टेररिस्ट हमको जज करता है कि मेरे कुएं में पानी कितना है, तो वो अंदाजा लगा लेता है, उतना ही जवाब देगा। और बहुत सारे लोग नोविश इंट्रोगेटर या जिनके पास बहुत ज़्यादा बेस नॉलेज नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, अब आप जैश के टेररिस्ट को इंट्रोगेट कर रहे हैं, जैश की पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, पूरी उसकी जेनेसिस, इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेनिंग, मॉडस ऑपरेंडी, यानी वो टेरर कार्रवाई करने के उसके क्या तरीके हैं, उसका टेरर में पॉपुलेशन बेस में क्या पहुंच है। तो यानी आपके पास अथाह नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज अच्छा खासा है, जैसे हम उस जैश के आतंकवादी का इंट्रोगेशन कर रहे थे, हमारे पास वो किलिंग्स के पूरे डेटा थे, अगर वो डेटा लिए बगैर मैं उससे बात करता तो नहीं टूटता वो, क्योंकि उसको पता है इनको मेरे उस कांड के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, बातचीत से लग जाता है उसको। मतलब मारपीट करने से भी वो उतना ही बताएगा जितना अदरवाइज बताएगा। हाँ, मारपीट या थर्ड डिग्री मेथड से जरूर असर पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल तकलीफ तो किसी को अच्छी नहीं लगती। तो सब्जेक्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी कमी क्या, कमज़ोरी क्या है। मैं उस पाकिस्तानी को जब इंट्रोगेट कर रहा था तो शुरू में हमको अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा था। मैंने कहा आए कैसे भाई साहब? बस ऐसे आ गए। अच्छा, कहाँ ठहरे? ऐसे सो गए। अच्छा, खाना कहाँ खाए? ऐसे खा लिए। तो मैंने उसे बोला, मैं चंपक की कहानी सुनने के लिए तो बैठा नहीं तुम्हारे पास, मैंने कहा मेरे टाइम बहुत कम है, तुम हो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हमारे लिए, जैसे भी तुम फटेहाल दिख रहे हो ऐसे तुम हो नहीं, तो मुझको तो भाई पेशेंस ज़्यादा नहीं है। कहा आप क्या चाहते हैं? तो अब हमने कहा कि वैसा है कि टूट नहीं रहा है। टूट नहीं रहा सेंस है कि भाई इसको इंट्रोगेशन सहने की ट्रेनिंग है, ये लंबे टाइम तक इंट्रोगेशन सह सकता है। तो ये सोच रहा होगा 2-4 दिन खींचे पाटेंगे लोग, कहीं जमा कर देंगे थाने में। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो, तो हमने उसको एक क्लिप बोर्ड दिया और कागज़ दिया और एक पेन दिया। तो हमने कहा कोई 10 ऐसी चीज़ लिखो जो तुम्हें बहुत पसंद है और 10 ऐसी चीज़ लिखो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो पसंद और नापसंद की कुछ लिस्ट बनाया उर्दू में। तो मैं नापसंद वाले पे पहले गया। निश्चित रूप से मैं उसको डिनर देने के लिए तो बिठाया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर श्रीनगर से निकले थे, एक दिन पहले ऑलरेडी लाल चौक का अटैक हुआ था, उस दिन पीएम को जाना था। जैश का टेररिस्ट कंप्लीट इक्विपमेंट के साथ गिरफ्तार होता है तो मैटर इज सीरियस। तो उसने पहला लाइन लिखा था कि मुझे मतलब नंगा होना पसंद नहीं है, स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सकते आप हमें। तो मैंने लिस्ट लिया, तो हमने कहा भाई हम तो इसी से शुरू करेंगे। तो कह रहे नहीं, आपने तो बोला था कि पसंद ना पसंद। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी विश लिस्ट पूरा करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ यहाँ। मैं तो वहाँ से शुरू करूँगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। कह रहा आप हमको गोली मार दो लेकिन हमारे कपड़े मत उतरवाओ। तो हमने कहा तो बिना उतारे बता दो। हमने कहा हमें तो कोई बर्थडे सूट में देखने का तुम्हें शौक़ है नहीं, तो तुम बता दो जो हम बता रहे हैं। तो उसने बोला चलो हमारा हाइड आउट, आप मैं अपना हाइड आउट का पता बताता हूँ, अब रेड करो। तो 28 की रात को हमने सबसे पहले उसका हाइड रेड किया और बिना मारे पीटे ही ये काम हो गया। मतलब बाकी चीज़ थर्ड डिग्री की तो नौबत ही नहीं, बाद में आई शायद, शुरू में तो उसी पे हो गया। यानी आप उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एक टेररिस्ट था, उस समय पेजर आया था नया नया, उससे पहले हम लोगों ने पेजर देखा नहीं था, मोबाइल तो था ही नहीं। तो पेजर एक छोटा सा आता था, इस साइज़ का आता था, बेल्ट में लगाए रहते थे, उसमें कुछ मैसेज आता था। तो एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन में एक लड़के को पकड़ा, उसने बेल्ट में पेजर लगा रखा था। हमारी इन्फॉर्मेशन पक्की थी कि ये पिस्टल मॉड्यूल का ग्रुप है। पिस्टल मॉड्यूल क्या होता है? पिस्टल मॉड्यूल मतलब साइलेंसर पिस्टल से किलिंग करता है, ग्रुप है। पकड़े पकड़े उसके पेजर पे मैसेज आने लग गए। तो हमने बोला ये कौन मैसेज दे रहा है? कह रहा है जो जिसके पास पिस्टल है वो दे रहा है। हमने कुछ नहीं किया, टक से गाड़ी में डाला, पेजर हाथ में हमारे। हमने कहा बस उसको बुलाते जाओ जहाँ जहाँ बुलाना चाह रहे हो। तो फैंसी फैब्रिक की दुकान लाल चौक पे थी, वहाँ इसने टाइम दिया, वहाँ एक आदमी आ गया, उसको डाल लिया गाड़ी में मैंने, उसके पास ही पेजर था। ये चेन करते करते शाम तक हम लोगों ने 6 को पकड़ लिया है। 6 पकड़ लिया और 5 पिस्टल गाड़ी में बिठाया। ओमनी गाड़ी थी, अंदर भरा, हम लोग लेके चल दिए। और वो गाड़ी भी किसी की मांग के लाए थे हम।
क्योंकि सिविल गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास, तो मारुति की ओमनी गाड़ी किसी से उधार मांग के लाए थे। किसी सिविल पब्लिक में संपर्क हो जाता है, बट ठीक है ले जाओ। उसकी गाड़ी में पहुंचाए, तब तक इंट्रोगेशन शुरू करी तो एक पिस्टल का हिसाब न मिला 5 पिस्टल का तो हिसाब मिल गया। तो इंट्रोगेट करते करते उसमें एक लड़का था, कहा साहब उस पिस्टल को कॉक करके चैम्बर में राउंड था, मैं मारने जा रहा था अंदर ही बैठे बैठे, हमको आपने पिक किया तो हमारी तलाशी उसमें ली नहीं, लेकिन मेरा हाथ रुक गया, वो पिस्टल मैंने कार के मैट के नीचे छुपा रखा है। हमने सोचा हो तो अरे भाई उसकी गाड़ी दे भी आए हम, फिर वापस रात को गए, उसका दरवाजा खटखटाया, मैंने भाई गाड़ी कहाँ, कह रहा सर जहाँ आप खड़ा किए थे वहीं है। मैंने टच उस तो नहीं किया, कह रहा नहीं। खोला दरवाजा, हम लोगों को मैट के नीचे पिस्टल मिला, चैम्बर में राउंड, तो लेके आए। मैंने कहा तू मार सकते थे, मारे क्यों नहीं? कहा सर मैं अकेला भाई हूँ, मेरी 4 सिस्टर्स हैं, नन आउट ऑफ 4 इज मैरिड, तो मुझे लगा अगर मैं मार दूंगा ना तो आप लोग हमको मार दोगे, तो मेरे घर का क्या होगा, तो मैं रुक गया। मतलब उसके घर की वीकनेस ये थी परिवार की कि भाई उसने सोचा कि मेरे घर में सिस्टर्स हैं, फैमिली है, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। पाकिस्तानी की वो वीकनेस थी। तो सब्जेक्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है आपको। अगर सब्जेक्ट को ठीक से समझ लिए और आपकी डेप्थ में नॉलेज है तब तो टूट जाएगा। और टूटेगा। इंडियन मुजाहिदीन तो दिल्ली के अंदर पूरे ब्लास्ट हुए थे। एक कि मैं एक ATS के स्पेशल सेल के अफसर से बात कर रहा था, तो कहा कि उसको इतना मोटिवेट किया गया था दीन और इस्लाम के नाम पे कि इंट्रोगेट करते 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 टूटा नहीं वो। लास्ट में उसको कहा, उसने कहा कि आतंकवाद करना गलत बात है, लोगों का कत्ल करना बुरी बात है, दीन के नाम पे मर्डर करना बुरी बात है, कोई मौलवी बुलवाओ, वो अगर कहेगा तो मैं मान लूंगा। यानी मोटिवेशन देखिए उसका। अच्छा, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं, आगे क्या बताया, कुछ तैयारी नहीं है। तो पुलिस STF ने एक मौलवी को बुलाया, उन लोगों ने मौलवी से पहले बातचीत कर ली। मौलवी अंदर गया, वो तो इंट्रोगेशन में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, सारा कमरा बग्ड होता है। तो उसने मौलवी से पूछा, सारे अपने सवालात क्लियर किए। तो मौलवी ने बोला नहीं भाई ये गलत है, ये चीज़ है, ये वर्जित है, ये चीज़ है, इसको अप्रूवल इजाज़त नहीं देता। जो भी हो, कुरान हो, जो भी दीन हो, इस्लाम हो, करते कराए। तो मौलवी ने सारी वो बातें करी जो एक पॉजिटिव बात करनी थी, लॉजिकल जो होना चाहिए, लॉजिकल। फिर मौलवी बोला आप जाओ। फिर पुलिस अफसर को बुलाया, कहा अब आप नोट करो मेरा बयान, आगे क्या क्या कड़ी है। उसके बाद सारी गिरफ्तारियां उसके बयान में फिर हुई। यानी उसके माइंड में आपको समझना अब पड़ेगा। समझना पड़ेगा। अब पीट पीट के मार भी डालेंगे, नहीं बताएगा, क्योंकि मोटिवेटेड है। उसको कौन कैसे बताएगा? जब उसको उसके हिसाब से उत्तर मिल जाएगा तब ये चीज बताएगा, उससे पहले नहीं बताएगा। पकड़े रहिए आप। तो बड़ा एक हमारा खुद का कैट था, कैट बोलते हैं। उस समय सरेंडर मिलिटेंट्स को हम सरेंडर भी कराते थे और उनको पकड़ते थे तो कई बार मेन फोल्ड में ले लेते थे। आपको पता 199 पूरी BSF बटालियन सरेंडर टेररिस्ट की बटालियन थी कश्मीर में। यानी सरेंडर टेररिस्ट की हम लोगों ने एक बटालियन बना दी और टेररिस्ट के अगेंस्ट हम उनको ऑपरेट करवाते थे। ऐसा भी किया। ये तो डेंजरस नहीं होता क्या है? बात, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास। अभी मैं आपके स्टूडियो में बैठा था तो एक कॉल आया था, अभी वो लड़का कहीं जयपुर में है, हमारा 1997 का भर्ती किया हुआ, 29 साल हो गए। उसका बेटा गया पासपोर्ट बनवाने श्रीनगर, तो कह रहा था सर कि कोई परेशानी होगी तो आपका कॉल करेगा। तब मैंने जब सरेंडर कराया था, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, आज उसका बेटा पासपोर्ट बनवा रहा है और उनके साथ हम दबा के। नागालैंड BSF की 111-112 बटालियन सरेंडर्ड अंडरग्राउंड नागा इंसर्जेंट्स की बटालियन है, ऐतिहासिक बटालियन है। क्या शानदार काम करते हैं वो। यानी मेन फोल्ड में आतंकवादियों को ला के फिर चेंज और ये काफ़ी बड़ा ये टास्क है, ये छोटा मोटा टास्क नहीं है। एक चीज़ बताइए कि जैसे कश्मीर का जो टेररिज्म है, देश में कई जगह हैं जहाँ टेररिज्म है, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा है कहीं, ये सब अलग कैसे है? कश्मीर अंतर है, बाकी सबसे अलग कैसे? देखिए कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो टोटली रेडिकलाइज्ड लोग उसमें शामिल हुए, जिसमें टोटल प्रॉक्सी रोल पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान ने
जम्मू कश्मीर रियासत पे जो 1947 में हमला किया, जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में बंट गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो JNK हमारे साथ, जो कबायली हमला था, कबायली हमला था विंटर्स 1947 में। उसके बाद अगर आप जितना कश्मीर में आतंकवाद से रिलेटेड जितनी चीज़ देखेंगे, ये टोटल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और इसका संबंध कम्युनलिज्म से है, इसका संबंध रेडिकलिज्म से है, इसका संबंध अलग अलग 2 कम्युनिटी के एक नफरत से इसका संबंध जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान और भारत के बंटवारे से पहले की जो सियासत है वो भी इससे कनेक्टेड है। तो ये आतंकवाद का रूप थोड़ा सा अलग है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंसर्जेंसी बेसिकली रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो 7 स्टेट्स हैं ये मल्टीपल एथनिक, इनका मल्टीपल एथनिसिटी इनकी है। यानी मणिपुर में आप अलग देख रहे हैं, नागा हैं, कुकीज़ हैं, जूमीज़ हैं, मिज़ो एक अलग ट्राइबल कम्युनिटी है, असम की पॉपुलेशन हिंदू भी है, बंगाली है, मारवाड़ी हैं, असामीज़ हैं, खुनिया हैं, त्रिपुरा की एक अलग पॉपुलेशन टेक्सचर है। इसी तरह से मेघालय में एक वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी अलग है। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ये कंप्लीट माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी एरिया है। इसका पूरा भूगोल ही पहाड़, नदी, नालों से घिरा हुआ है। तो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी रही है ये सब अलग अलग रही है और कभी नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि आपको पता है, भूगोल के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेटेड नहीं रहा है शुरू से। डेवलपमेंट की वजह से देख लीजिए, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स बहुत बाद में वहाँ पर आए, कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, लोग अलग थलग पड़े हुए थे, बॉर्डर एरिया में लोगों से बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं था। तो वहाँ पर गन कल्चर एक आई, जिसको गन कल्चर कहते हैं। यानी नागाज हैं तो उसके अंदर NSCN अलग ग्रुप है, खापलांग का ग्रुप अलग है और 2 अलग अलग NSCN में इजाक मोइबा और खापलांग ग्रुप अलग अलग है। मणिपुर के अंदर भी अलग अलग ट्राइबल हैं, अब उसमें क्रिश्चियन हैं, हिंदूज हैं। तो ये एक एथनिक वार रहा है, एथनिक लड़ाई रही है, अंडरग्राउंड गन कल्चर है। 50-25 का मिलिशिया बना लिया किसी ने, वही राज कर रहा है और मेन लैंड से कट ऑफ रहा है, डेवलपमेंट का बहुत अभाव रहा है। और यह पाकिस्तान जैसे जिहादी मानसिकता से निकला हुआ आतंकवाद नहीं रहा है और आपस में ही इनके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहे हैं। इंडिया मेन लैंड के खिलाफ ऐसा कोई बहुत चीज़ें बढ़ के आई हूँ नहीं हुआ। मिजोरम का था, भारत ने हैंडल कर लिया था, नागालैंड का था, भारत ने हैंडल कर लिया था, हमारे देश ने इन दोनों स्टेट्स को हैंडल कर लिया था। हाँ, ऑफ-लेट चाइना का सपोर्ट रहा है इनको आर्म करने में, बांग्लादेश का भी सपोर्ट रहा है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, मतलब जब ये शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं थी। इसी तरह से बर्मा के रोहिंग्याज, जिसको म्यांमार हम बोलते हैं। तो इन तीनों कंट्रीज़, ये तीनों कंट्री इनकी सेफ सेंचुरी रही है। इंडिया से प्रेशर पड़ा तो भाग करके उन कंट्री में चले गए, वहाँ के जंगलों में छिप गए, वहाँ कैंप बना लिया। जहाँ प्रेशर कम हुआ भाग के इंडिया साइड में आ गए, यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन यह अंडरग्राउंड इंसर्जेंट ग्रुप कभी इंडिया के मेन लैंड में आके अटैक नहीं किया आज तक, कोई घटना आप नहीं बता सकते। लेकिन जो जिहाद पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जिहाद रहा है, इन्होंने तो हिंटरलैंड में कितनी किली है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोई शहर नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि वो ISI का पार्ट 1 था कश्मीर को मोबिलाइज करना, हीटअप करना, पार्ट 2 रहा मेनलैंड को। यानी वह जयपुर में भी ब्लास्ट करना है तो लखनऊ में भी करना है, बनारस में भी करना है तो पुणे में भी करना है, बेंगलोर में करना है तो चेन्नई में भी करना है, हैदराबाद में करना है, कोलकाता में करना है। मतलब उन्होंने पैन इंडिया यह अपना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के इंसर्जेंट्स कभी भी अपने आपसी फाइट से बाहर नहीं आए और इन कॉन्सिक्वेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के को एम्बुश करना, उनके कैंप पे फायर करना, तो वो एक अलग टाइप का, उसको हम उतनी बड़ी चुनौती लेके कभी नहीं चले हैं और उसकी समस्या काफ़ी कुछ साल भी हो गई है, थोड़ी बहुत समस्या रह गई है। खाली देखा जाए तो आज के तारीख में मणिपुर ही है, बाकी तो लगभग सेटल हो चुका है। जब इतनी बात चल ही रही है तो हम कभी सुनते हैं कि कनाडा में अनआइडेंटिफाइड मैन गए, किलिंग कर दी,
पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट को मार गिराया, कौन है ये लोग? अब मेरी समझ से ज़्यादातर लोग क्रिमिनल लोग ही हैं वहीं के, जो, क्योंकि पाकिस्तान की तो हालत ये है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब है, आटा चावल दाल दूध और अंडे के लिए लड़ाई हो रही है, 350 रुपये किलो बिक रहा है। तो दरिद्रता तो पाकिस्तान को छाई हुई है। पाकिस्तान में तो कोई कुछ भी पैसा दे के करा सकता है, उनको तो पैसा चाहिए। वहाँ तो ऐसे क्रिमिनल गैंग्स वार लॉर्ड्स घूम रहे हैं और सेक्टोरियन कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि एनीबडी कैन पे मनी एंड दे कैन डू एनीथिंग। वहाँ के अभी तो कुछ दिन पहले वहाँ पर इस बात का शोर हुआ कि उनके प्राइम मिनिस्टर को ही जेल में मार दिया, लेकिन बाद में बात झूठ निकली। तो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर जेल में, उसमें तो कई सारी खबरें, वो भी चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में मेजॉरिटी लेकर आया है, प्राइम मिनिस्टर का ओथ उसने दिया है, वो अपने देश के जेल में सुरक्षित नहीं है। उसके लिए इतनी पब्लिक के अंदर ह्यू एंड क्राई हुई है, बाद में उनकी बहन को मिलने दिया तो पब्लिक में खबर आई कि नहीं वो जिंदा है, उनकी हालत ख़राब है। तो उस देश में तो कोई किसी को मार सकता है, और पाकिस्तान का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई भी मारा जाएगा इंडिया को ब्लेम करेगा। भारत में अंडर कवर ऑपरेशन लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी के पास कैपेसिटी है तो करना चाहिए, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कानून के पंजे से बाहर भागे हुए हैं, उनको पाकिस्तान सरकार भी आपको वापस नहीं दे सकती, देती ही नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करती। वो आपके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने के लिए पठानकोट अटैक के बाद आई थी, क्या उस केस का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो जितने कानून के गिरफ्त से कोर्ट ऑफ लॉ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो जहाँ हैं वो अपनी मौत मरे, तो इससे बुराई कोई नहीं है। मतलब मौत को तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता, मौत का कोई रूप होता नहीं है, कोई ना नाक होता, न कोई चेहरा होता, न कोई हाथ होता है। ऐसी कोई मौत मर रहा होगा, और जहाँ तक एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग किल्ड वी शुड बी हैप्पी। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। हम फिर से मिलेंगे एक लंबी बातचीत के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू।